प्रेमचंद पर सिर्फ गांधी जी का प्रभाव नहीं था। उस दौर में जो भी ऐसे विचार थे जो मुक्त धर्मी थे, उन सब का प्रभाव प्रेमचंद पर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मतलब प्रभाव आप देख सकते हैं प्रेमचंद। जब मैं प्रभाव कह रहा हूं तो इसको इस अर्थ में कतई ना लें कि किसी खास प्रभाव में आकर प्रेमचंद कहानी या उपन्यास लिख रहे थे। प्रभाव का वैचारिक आधार लें, इंटेलेक्चुअल आधार है पूरा का पूरा मामला, जिसको प्रेमचंद अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। खुद प्रेमचंद बड़े विचारक थे, यानी कि प्रेमचंद को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो गांधी जी के या किसी भी विचार के प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने है। स्वयं एक बड़े विचारक के रूप में भी प्रेमचंद हमारे बीच हैं, हमारे साथ आते हैं उस दौर में। उस पूरे कालखंड में जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर आप बहुत मोटे तौर पर, अर्थायाम तो एक बड़ा पद है, उसके बहुत सारे संदर्भ हैं, एस्पेक्ट्स हैं, अगर बहुत मोटे तौर पर आप अर्थ पूंजी से उसको जोड़ कर देखें तो जो संदर्भ मैं आपके सामने लेकर आ रहा था, किसान, स्त्री और जो वंचना के शिकार लोग थे, तो प्रेमचंद किस तरह से उसे देख रहे थे और एक कह सकते हैं कि एक भारतीय दृष्टिकोण लगातार वहां काम करता है। प्रेमचंद जब विचार करते हैं अर्थ को लेकर के, तो वह जो कैपिटलिज्म का पूरा ढांचा है वो उसको एक तरह से अस्वीकार करते हैं। उसमें जो पूंजीवाद का पूरा ढांचा है वो उसको अस्वीकार करते हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध लेख है जो सबको पढ़ना चाहिए, महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता नाम का उनका आलेख है, एक बार पढ़ें, जरूर पढ़ें। और जो रंगभूमि नाम का उनका उपन्यास है, किस तरह से भारतीय समाज में उस औपनिवेशिक काल में पूंजीवाद अपने डैने फैला रहा था, अपने पंख फैला रहा था, इसको समझना हो तो रंगभूमि जैसे उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि प्रेमचंद सिर्फ गांव गिरांव की कहानियां कहते थे, वो लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह कैपिटलिज्म का एक ठोस क्रिटिक प्रस्तुत करते हैं प्रेमचंद, रंगभूमि में लेकर के आते हैं। जबरदस्त उपन्यास है। उसके चरित्र पर बात करेंगे तो सूरदास जैसा चरित्र तो स्वयं प्रेमचंद दोबारा नहीं गढ़ पाए, होता भी नहीं है। रचनाकार के लिए भी ये संभव नहीं हो पाता कि कई बार वह स्वयं को ही दोहरा ले, स्वयं को ही ले जाए। अभी मैं इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा। अर्थ की समस्या को लेकर जब किसानों पर वो बात करते हैं, देखिए अर्थ एक ऐसी चीज है, हमारे वहां जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक व्यवस्था है, कई बार इसे लोग बहुत अलग ढंग से देखते हैं, लोगों को इसमें कम प्रगतिशीलता नजर आती है, इत्यादि इत्यादि चीजें। लेकिन यह जो एक व्यवस्था है पूरी की पूरी, अगर इसके आलोक में भी देखना चाहें और तो भी यह है कि अर्थ एक महत्वपूर्ण चीज है इस सृष्टि में, मनुष्य के जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसकी एक बड़ी भूमिका है। किसानों की पूरी बदहाली को अगर आज आपको बात करनी हो तो कहां है? अर्थ ही तो है उसके केंद्र में, अर्थ ही तो है उसके केंद्र में। अगर वो ना होता तो किसान बदहाल क्यों होते? प्रेमचंद सिर्फ अपनी कहानियों में और उपन्यासों में नहीं, अपने निबंधों में भी इसका जिक्र कर रहे थे कि कैसे उस दौर में किसानों को की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, कैसे लगान मुक्त किया जाए, कैसे जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया जाए। ये सब उस प्रेमचंद के अर्थशास्त्र, अगर इसको मैं कहूं कि ये प्रेमचंद का अगर कोई अर्थशास्त्र बनता है तो प्रेमचंद के अर्थशास्त्र के दायरे में आता है। और प्रेमचंद का अर्थशास्त्र नितांत भारतीय है। हिंद स्वराज अगर आप सबने किताब पढ़ी हो तो मैं कह रहा था कि वो गांधी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन गांधी का प्रभाव तो होना ही था। वो कोई बच नहीं सकता था। अगर कोई निर्मल हृदय था, अगर कोई सचमुच उस समय भारतीयता से ओतप्रोत था, अगर सचमुच कोई भारत के उद्धार की बात सोच रहा था, तो वह गांधी से मुक्त हो ही नहीं सकता था। उस गांधी का प्रभाव पड़ना ही पड़ना था, जो प्रेमचंद पे पड़ा उसका प्रभाव। तो प्रेमचंद के अर्थशास्त्र को अगर समझना हो तो कुछ चीजें बहुत मतलब सामान्य तौर पर हमें देखनी होगी। आज जो बहुत दुनिया में भर में लोग बात के
जो विचारक हैं उन लोगों ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संबंधों में श्रम को आधार होना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि स्त्री के श्रम, जो घरेलू स्त्री है उसके श्रम का मूल्य क्या होगा। प्रेमचंद ने तो इसको बहुत पहले बहुत सुदृढ़ ढंग से अपने कथा साहित्य में बताया कि एक घरेलू स्त्री के काम का मूल्य क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो एक बड़ी दार्शनिक मतलब व्यवस्था है, उसमें अगर आए तो देखेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद स्त्री का पक्ष लेते हुए, सामान्य स्त्री से लेकर के विशिष्ट स्त्री तक का पक्ष लेते हुए ये बात करते हैं। और कई जगह संकेत, ठाकुर का कुआं जैसी कहानी जो मूलतः एक दलित मतलब जीवन से जुड़ी कहानी है, वहां पर भी स्त्रियों का यह प्रसंग, अर्थ का प्रसंग लेकर के वो आते हैं और एक तरह से वहां पितृसत्ता का क्रिटिक उपस्थित कर देते हैं, वो बिना कुछ कहे कर देते हैं। और जब प्रेमचंद ये सब करते हैं मित्रों, मैं बहुत बल देकर कहना चाहता हूं, प्रेमचंद उस भारतीयता का पक्ष लेते हुए ये सब कहते हैं जिस भारतीयता पर हम सबको गर्व है, जो भारतीयता स्त्री की इज्जत करना सिखाती है, वह भारतीयता जो स्त्री की जो सही स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसकी बात करती है, जो हर प्रकार की वंचना का विरोध करती है। प्रेमचंद जब ये क्रिटिक करते हैं तो दरअसल वो धर्म की आलोचना नहीं कर रहे होते हैं, वो तमाम विद्रूपताओं की आलोचना करते हैं जिसे कम समझने वाले लोग या प्रेमचंद को बदनाम करने वाले लोग अलग ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। प्रेमचंद तो भारतीयता में रचे बसे थे। उस पूरे कालखंड में मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर उस दौर में दो व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं जिन पर अंग्रेजी चमक दमक का कोई असर नहीं है, एक तो प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी और दूसरे हिंदी में प्रेमचंद। कोई चमक दमक नहीं है, औपनिवेशिक चमक दमक जिससे लोग लहलोट थे उस दौर में। गांधी के चित्त पर, गांधी ने अपने चित्त से उतार दिया उसको, इंग्लैंड में रह कर आए थे लेकिन सब बिसरा दिया। नितांत भारतीय, एक छोटा सा कपड़ा लपेट कर वो आदमी जिस तरह बनता है। प्रेमचंद, आप उनके प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के अलावा प्रेमचंद के हजारों पृष्ठ में फैले अगर जो विचार प्रधान गद्य है उसको देखें तो दिखेगा कि प्रेमचंद किस तरह से हम लोगों की भी कैथारसिस, हम लोगों माने जो उनके पाठक उस दौर में रहे होंगे या आज भी हैं, किस तरह कैथारसिस करते हैं। यह जो अंग्रेजी चमक दमक है, यह जो कैपिटलिज्म और ये जो साम्राज्यवाद है, जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद है, इसकी जो चमक है ये बहुत बेमानी किस्म की है, इससे बचने की जरूरत है। ये प्रेमचंद कर रहे हैं और इसका असर हुआ। रंगभूमि पहला उपन्यास है जहां प्रेमचंद सचेत करते हैं कि अंग्रेज चले जाएंगे, एक समय आएगा जब उपनिवेशवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पूंजीपति नहीं जाएंगे। ये एक दरअसल एक नई व्यवस्था है पूरी की पूरी। ये आ गए तो यहीं रच बस जाएंगे नहीं। और फिर जाहिर है कि वही हुआ भी। तो प्रेमचंद बहुत बारीकी से भारत में प्रवेश कर रहे उस पूंजीवाद को पहचानते हैं जो साम्राज्यवाद की कोख से निकला था। आज भी है वो, आज भी हम सब जानते हैं कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का जो नाभिनाल जो संबंध है वो एक जैसा है, नाभिनालबद्ध है एक दूसरे से। वो एक अलग नए ढंग का साम्राज्यवाद है जो लेकर के अमेरिका आ रहा है, जो तमाम जो इस तरह के देश हैं। चीन का भी जो है जिसे लोग मार्क्सवादी समझते हैं, दरअसल वह भी पूंजीवाद का एक नया रूप है और सिर्फ एक आवरण है, वहां भी पूंजीवाद का एक नया रूप। प्रेमचंद भारतीय जन मन को समझते हुए इस पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे, महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिख रहे थे। कितने विजनरी थे प्रेमचंद, अब समझ में आता है। एक आदमी, एक नॉर्मल स्कूल का अध्यापक, एक बहुत साधारण जिंदगी जीने वाला। कभी सोचिएगा कि प्रेमचंद अपने जीवन में भी, देखिए वो ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर आदमी थे, बहुत साधारण व्यक्ति थे वो, लेकिन उस दौर में बंबई, तब का बंबई आज का मुंबई, उस दौर में उन्हें जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि 10,000 रुपए का ऑफर था वहां रहने के लिए और लिखते रहने के लिए, लेकिन वो छोड़कर चले आए, नहीं मन रमा उनका।
क्योंकि वो पूंजीवाद का एक नया तंत्र था जिसकी वो लगातार आलोचना कर रहे थे, और वहीं से लौट करके उन्होंने महाजनी सभ्यता जैसा निबंध भी लिखा था। वो एक नई वो चीज समझ रहे थे कि एक है ये, और लौट करके उन्होंने गोदान जैसी कृति लिखी। हम सब उससे परिचित हैं, और उसके बिना भारतीय साहित्य की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था मित्रों कि प्रेमचंद का जो अर्थशास्त्र है वो कितनी जगह काम करता है। सबसे पहले मैं स्त्रियों की बात कर रहा था, मैं वहीं से बात करूं। गबन हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जहां पर पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात करते हैं प्रेमचंद। उसके पहले कोई कृति हिंदी में आपको नहीं मिलेगी जहां पर संपत्ति में स्त्री के अधिकार की कोई बात की गई हो। प्रेमचंद आधी आबादी के बारे में बहुत सचेत थे। वो देख रहे थे कि जब तक पति जीवित है तब तक तो स्त्री की मतलब बहुत इज्जत हो रही है जितनी भी संभव है, कि चूंकि उसका पति कमाता है, सारी संपत्ति उसके पास है। लेकिन अगर वो पति मर गया तो वो बेटों की हो जाती थी, और अगर बेटे नहीं हुए तो भाई भतीजों की हो जाती थी। गबन में सरला रतन कम उम्र की महिला हैं। उनका विवाह एक अधेड़ वकील साहब से होती है, कोई संतति नहीं है। वकील साहब का देहांत हो जाता है, तो जो भतीजे आगे पीछे घूमते थे सरला रतन के, वो स्वामी हो जाते हैं संपत्ति के, और इनके लिए एक व्यवस्था कर देते हैं कि इतना आपका हुआ। लेख लिखते हैं प्रेमचंद उसी समय, और बताते हैं कि किस तरह की जायदाद हो तो कितना प्रतिशत मिलना चाहिए पत्नी को उस जायदाद में से, उस संपत्ति में से। ये बहुत क्रांतिकारी बात है। पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार की बात भारत सरकार ने मान ली है और अब है, लेकिन प्रेमचंद इसकी बात कर रहे थे। कुछ लोग सोचेंगे कि ये किस तरह की बातें हैं। दरअसल ये प्रेमचंद का अर्थशास्त्र है। ये एक सामाजिक हमारी व्यवस्था है जिसमें कई बार बेटियां नहीं मांगती हैं, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक व्यवस्था की तहत, ताकि उनके पास आधार रहे, अगर ससुराल में कोई जगह न रहे, कोई व्यवस्था न हो पाए, तो एक जगह उनके पास होनी चाहिए। वो स्त्री ये ना पूछे कि ये पिता का घर था, ये पति का घर था, और मेरा घर कहां है। ये जो बाद में इस तरह के प्रश्न आए, प्रेमचंद इसको बहुत पहले पहचान रहे थे, बहुत पहले। उनकी कुछ बातें तो आज जो बहुत कह सकते हैं आप, जो मतलब स्त्रीवाद का भी सबसे प्रमुख रूप उभर करके आता है बाद में, उस ढंग की बातें प्रेमचंद के निबंधों में दिखाई देती हैं। प्रेमचंद लगातार जब स्त्री के मुद्दों पर बात करते हैं तो आर्थिक समस्या पर बात करते हैं, और कहते हैं कि स्त्री को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की जरूरत है। जिस दिन वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगी, उस दिन उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तब वो मतलब सहज रूप से अपना हक, अपना अधिकार प्राप्त कर लेगी, परिवार में भी और समाज में भी। इसलिए वो स्त्रियों की शिक्षा की बात करते हैं। उस दौर में वो एक सभा में गए जहां पर उनको अध्यक्ष बनाया गया, और वहां लोगों ने शिक्षा पर बात करने की बात की। तो प्रेमचंद ने जो भाषण दिया वो उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने बेटों पर भरोसा करके उन्हें कहीं भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं बाहर, हमें अपनी बेटियों पर भी भरोसा करके उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजना होगा, ताकि वो नौकरी अर्जित कर सकें, ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। तो मैं जो कह रहा था अभी आपसे कि एक तरफ वो बात करते हैं कि पति की संपत्ति में अधिकार की, और लगातार देखें, और प्रेमचंद इस ओर से मुंह नहीं मोड़ते कि अर्थ एक प्रधान चीज है। जैसे हमारे जो ऋषि थे, हमारे ऋषियों ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी का प्रतिशत भी तय नहीं किया कि ये वाला ज्यादा चाहिए, ये वाला कम चाहिए, यानी समान रूप से जरूरी चीजें हैं ये। अगर ये समान रूप से जरूरी चीज है तो एक साहित्यकार के वहां ये चीज कैसे आती है, वो कैसे उसको एक तरह से कह सकते हैं डील करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो भी प्रेमचंद जैसा लेखक, प्रेमचंद उसको कैसे देखते हैं।
और प्रेमचंद कहीं भी आप देखेंगे, अगर वो कहीं अगर प्रेमचंद थोड़ा सा कि कोई ऐसा रास्ता भी लेते हैं आर्थिक प्रश्नों पर विचार करते हुए, अपना एक अर्थशास्त्र प्रस्तुत करते हुए जो भारत के लिए, आजाद भारत के लिए वो स्वप्न देख रहे थे, अगर है उसमें कहीं कोई अगर लाइन इधर उधर लेते भी हैं तो वो भारत के पक्ष में लेते हैं, वो भारत के पश्चिमीकरण के विरोधी थे, वो पश्चिमीकरण के आग्रही नहीं थे। इसलिए कई बार एक समारोह में एक स्त्री आलोचक थी और उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने लिखा है कि स्त्रियों को साड़ी पहनना चाहिए, लिखा है प्रेमचंद ने, लेकिन पूरा लेख ये नहीं है। पूरा लेख तो ये है कि एक स्त्री ने जो उस दौर में अंग्रेजी ढंग के जो स्त्रियों के कपड़े हैं वो पहन लिया और उस पर अंग्रेज स्त्रियों ने आपत्ति की और उसे एक तरह से सजा सुनाने की बात आ गई। तब प्रेमचंद ने कुपित होकर के लेख लिखा था कि इनकी नकल करने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो अपना बहुत सुंदर वस्त्र विन्यास है। प्रेमचंद किसी क्या कहेंगे उसे, मतलब किसी बहुत पुरातन सोच के नाते, किसी पूर्वाग्रह के नाते साड़ी पहनने की बात नहीं कर रहे थे। तो कई बार लोग संदर्भ से काट कर भी चीजों को रखते हैं, सब कुछ है। तो प्रेमचंद के वहां लगातार आपको एक चीज दिखाई देगा, देखिए हम सब भारतीयता के आग्रही लोग हैं और होना ही चाहिए। अगर जमीन हमारी तो भारत ही है ना, वही तो हमारे पांव हैं। सारा अंतरराष्ट्रीयतावाद अपनी जगह है, लेकिन अगर अपनी जमीन सुदृढ़ नहीं है तो कोई अंतरराष्ट्रीयतावाद नहीं चलेगा। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, प्रेमचंद भी करते थे। ये भूमंडलीकरण तो बहुत बाद में आया जब विश्वग्राम बन गया। हमारे वहां तो यह अवधारणा हजारों साल से है जिसकी प्रेमचंद बात करते हैं। इसलिए प्रेमचंद के पूरे लेखन में आपको एक उदारता दिखेगी। यह उदारता भारतीय जीवन मूल्य से प्रेमचंद ने ग्रहण किया है। यह उदारता ऐसे नहीं आ गई प्रेमचंद के वहां। ये आर्थिक प्रश्नों पर भी जो बात वो कर रहे हैं, ये भारतीय जीवन मूल्यों से ही चीजों को निकाला है प्रेमचंद ने। आप देखें, प्रेम थोड़ा सा संदर्भ से अलग, प्रेमचंद ने कालिदास पर लेख लिखा है और इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि अब भारत के लोग नहीं, विदेशी लोग कालिदास को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। वो निबंध पढ़ने लायक है, देखने लायक है। तो प्रेमचंद का जो अर्थशास्त्र है, चूंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा संदर्भ, स्त्रियों को लेकर के बहुत तरह के संदर्भ हैं। कम से कम अकेले मतलब एक पूरा लेक्चर या 2 लेक्चर सिर्फ स्त्री से संबंधित जो प्रेमचंद का के आर्थिक विचार हैं, आधी आबादी को लेकर है, उस पर हो सकता है कि किस तरह से एक एक पहलू पर वो विचार करते हैं, एक एक पहलू पर विचार करते हैं। और याद रखना चाहिए कि धनिया जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत चरित्र प्रेमचंद अपने वहां सृजित करते हैं। होरी उतना मजबूत चरित्र नहीं है, वो ढुलमुल है, कमजोर है, लेकिन धनिया बहुत मजबूत चरित्र है। कुछ ही चरित्र है, मतलब धनिया जैसा कोई चरित्र प्रेमचंद के वहां अगर कहीं ढूंढने जाएंगे तो पीछे पूस की रात में मुन्नी मिलेगी, जिसका एक तरह से विकास होकर आता है। और पूस की रात की याद आई, देखिए अर्थशास्त्र का क्या मामला है कि किस तरह से जो पूंजीवाद आया था, प्रेमचंद उसको कैसे समझ रहे थे और सामंतवाद की कैसे आलोचना कर रहे थे। उसकी रात को इस रूप में भी देखना चाहिए। प्रेमचंद किसान के मजदूर बन जाने को बुरी बात मानते थे, लेकिन प्रेमचंद ने कहा कि ये जो सामंतवाद है वो किसान को किसान नहीं रहने दे रहा है और ये जो पूंजीवाद आया है वो उसे मजदूर बना देने पर तुला हुआ है और बन जाता है। उसकी रात का जो है वो नीलगायें चर जाती हैं उसका पूरा खेत, और वो सोचता है कि चलो अब इससे मुक्ति मिली, मजदूरी करेगा। ये जो उस पूरे दौर में किसानों के मजदूर बनने की त्रासदी थी, प्रेमचंद इसको कर रहे थे और ये पूरा का पूरा मामला उस अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। आप इसको उससे अलगा कर नहीं देख सकते। ये जो एक पूंजीवाद का दबाव था और जो सामंतवाद की जकड़न थी, इसके बीच में किसान परेशान था। सामंतवाद के अपने जीवन मूल्य, शोषण, अर्थ वहां भी है, पूंजीवाद कि आज काम किया मिल गया,
काम चल गया। इसलिए कई लोग पूंजीवाद को सामंतवाद से प्रगतिशील व्यवस्था मानते हैं, सोचते हैं कि वो उसकी अगली कड़ी के रूप में है। खैर, मैं आज इस पर बात नहीं करूंगा। तो प्रेमचंद के वहां लगातार चलेगा। प्रेमचंद के अर्थ मतलब उसको समझें तो गोदान में जो चर्चाएं हैं, लगान की जो चर्चा है, प्रेमाश्रम में जाकर के देखेंगे जो लगान की पूरी व्यवस्था है, किस तरह उसका क्रिटिक प्रस्तुत करते हैं प्रेमचंद, कभी उसको देखना चाहिए। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि सरकार और किसान के बीच में इस जमींदार वर्ग की क्या जरूरत है। ये उनके अर्थशास्त्र का सवाल था, ये उनकी सामाजिक व्यवस्था का सवाल था, एक तरह का सांस्कृतिक प्रश्न भी था, क्योंकि एक बीच में व्यवस्था जो बन गई थी वो चीजों को बिगाड़ रही थी। ये जब देवी दिन खटिक गवन में बाद के दिनों में प्रश्न करता है उपन्यास में कि बाबू, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी पहाड़ों की हवा खाओगे, मोटरों से चलोगे, बड़ी बड़ी तलब लोगे, अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तो तुम खून चूस रहे हो। कहने का उसका आशय कुछ इस तरह का ही है। और जब तुम्हारा राज आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? यह सवाल भी प्रेमचंद के अर्थशास्त्र का सवाल है कि आजाद भारत में संपत्ति की जो व्यवस्था होगी, जो भौतिक संसाधनों की व्यवस्था होगी, वो क्या होगी? क्या वह भी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहेगी, या जिसे रियाया कहते रहे हजारों साल से, ये जो वंचित लोग हैं, क्या उनकी कोई हिस्सेदारी बनेगी? उसमें बन रही है। आप देखें, आज के भारत में देखें आप, तो ये प्रेमचंद के अर्थशास्त्र के अनुकूल हैं चीजें। यानी कि प्रेमचंद किस कदर मतलब यहाँ के लोगों के बारे में विचार कर रहे थे। कोई बहुत वो अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत बाहर का नहीं लगा रहे थे। वो वही गांधी का जो चित्त है, एक उसका विस्तार, गांधी के चित्त का जो विस्तार है वो प्रेमचंद की तरफ बढ़ता है। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आते हैं, उसमें उस दौर के बाहर के भी कुछ जो विचारक हैं जिनके नाते कुछ बल मिल सकता था, वो भी उसमें शामिल होते हैं। किसानों की ओर बढ़ते हुए कई मसलों पर बात करते हैं प्रेमचंद। प्रेमाश्रम में ही दो मॉडल लेकर के वो आते हैं। एक तो शोषण का जो पूरा मॉडल चल रहा था, वो उसकी जो त्रासदी है उसको दिखाते हैं। समानांतर एक व्यवस्था लेकर आते हैं जहां पर चीजें बेहतर होंगी। वो प्रेमाश्रम की अवधारणा ही इसी पर टिकी हुई है। हालांकि वो मॉडल सक्सेस नहीं हो सकता था, वो हुआ भी नहीं, स्वयं प्रेमचंद उससे बहुत आगे निकल गए। लेकिन किसानों की समस्या को लेकर, वो उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की समस्या को लेकर हिंदी में पहला ऐसा उपन्यास है जो संश्लिष्ट किस्म का उपन्यास है। वो बहुत आदर्शवादी किस्म का ही उपन्यास नहीं है। उसमें बलराज जैसा चरित्र प्रेमचंद ने सृजित किया जो थोड़ा क्रांति मना है, जो किसानों के बारे में बड़े क्रांतिकारी ढंग से विचार करता है। उसमें कई तरह की बहसें हैं। उसमें जमींदार घर की स्त्रियों की आंख से ही शोषण की जो पूरी व्यवस्था है उसका चित्रण करते हैं प्रेमचंद। जाहिर है कि लेखक की अपनी शैली होती है कथा कहने की, कहानी कहने की, वो प्रेमचंद करते हैं। लेकिन लब्बो-लुबाब पूरा यह है कि प्रेमचंद एक ऐसा अर्थशास्त्र देना चाहते थे भारत को जो यहाँ के साधारण लोगों के काम आए। ऐसा अर्थशास्त्र नहीं जो मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट पैदा करे, जो मुट्ठी भर पूंजीवादी पैदा करे। ऐसा अर्थशास्त्र जो सबके अधरों पर हंसी लाए, जो किसान, जो श्रम से शिथिल पड़े किसान हैं, मजदूर हैं, उनके अधरों पर भी हंसी लाए। हालांकि वो व्यवस्था उस कदर नहीं हो पाई है आज तक। साहित्यकारों के सपने इतनी आसानी से कहाँ फलीभूत होते हैं, लेकिन सपना तो है। प्रेमचंद को जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वो कुछ सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं, गंभीरता से पढ़ें। जितनी सामाजिक समस्याएं हैं लगभग वो आर्थिक समस्याओं को उसी ढंग से डील करते हैं, हर जगह।
उसके बिना बात होती नहीं, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि इसके बिना बात होगी नहीं। आप देखें, गोदान को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? बेटी की बेमेल शादी हो गई है, बेटी का बेमेल विवाह हो गया है और उऋण होना चाहता है होरी। उसे चौराहे पर खड़ा होकर लगता है कि लोग उस पर थूक रहे हैं लोग उस पर, और उससे उऋण होने के लिए वो काम करता है। रस्सी, पहले तो मिट्टी वगैरह का काम करता है, फिर रस्सी बीनने का काम करता है, जहां से 20 आने उसके पास बचे हुए हैं, और जिससे गोदान हो जाता है। लेकिन समस्या तो आर्थिक है ना। अगर पैसा होता होरी के पास तो उसे अपनी बेटी की बेमेल शादी की जरूरत तो नहीं पड़ती। अगर सरला रतन के पिता के पास पैसा होता तो अधेड़ वकील साहब से विवाह तो नहीं होता। अगर निर्मला के पिता के पास है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार की और समाज की पूरी संरचना को बिगाड़ देता है, और प्रेमचंद इसे पारिवारिक घटनाओं के माध्यम से दिखाते हैं। ये कला की बारीकी है जो सीधे हमें ला करके हमारे हृदय पर ला करके, मतलब एक तरह से कहते हैं ठक ठक मारती है। अगर प्रेमचंद किसी वायवीय ढंग से ये बात कहते तो असर नहीं करती, लेकिन निर्मला कि जब चिता जल रही होती है तो वो हमें कहीं सन्नाटे में छोड़ जाती है, और सारी व्यवस्था वही कि आर्थिक व्यवस्था नहीं है। नहीं तो निर्मला क्यों आती है अधेड़ तोताराम के वहां? अगर सेवा सदन में दरोगा जी को सजा नहीं हो जाती, और फिर उनकी बेटी जो सुमन है, अगर आर्थिक व्यवस्था होती ठीक ठाक तो अधेड़ से शादी क्यों होती, दुआ से शादी क्यों होती? ये सारी चीजें मतलब सब अर्थ के इर्द गिर्द हैं, सब आर्थिक संरचना के इर्द गिर्द हैं, और जिसे प्रेमचंद, वही मैं कह रहा था कि परिवार के दायरे में ले आते हैं। लगता है तो हमारे आसपास घटी हुई घटना है, बिल्कुल आसपास घटी हुई घटना है। आपका कोई अपरिचय नहीं लगता। सुमन आपको पहचानी हुई लगती है, निर्मला आपको पहचानी हुई लगती है, इतने वर्षों बाद भी। प्रेमचंद जो सामने की ऐसी स्त्रियों की जो सामने से आ रही हंसी है, उसके पीछे की पीड़ा का आख्यान रचते हैं, और अपनी इसी आर्थिक जो समझ है उसके आधार पर वो आख्यान रचते हैं उस पीड़ा का। वो जानते हैं कि इस हंसी के पीछे गहरी पीड़ा है, बहुत दुख है, और यह दुख इस असमान आर्थिक व्यवस्था के नाते हुई है, जहां पर कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, मालिक बने। गांधी भी चाहते थे यही कि ये ना रहे, इसीलिए गांधी जी क्यों याद आते हैं बार बार, इसीलिए याद आते हैं। वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करते, वो हमारे समाज की संरचना को समझते हैं, वो हमारे परिवार की संरचना को समझते हैं, बहुत हद तक हमारे मनों की संरचना को समझते हैं, इसलिए इसके अनुरूप वो एक आर्थिक व्यवस्था हमें देना चाहते थे। छोटे छोटे उद्योगों की बात करते हैं, प्रेमचंद भी करते हैं इसके बाद। बड़ी फैक्ट्री का विरोध जो रंगभूमि में है, वो उसको इसी रूप में पढ़ना चाहिए। आज छोटे छोटे उद्योग आप देखिए, लोगों के बारे में सोचिए कि कैसे चीजें खत्म हो रही हैं। आज कुम्हारों का काम खत्म हो गया, जिनका जीवन चला करता था उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन भर उनको वही काम करना चाहिए था, लेकिन उनके लिए कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा कि उनको काम मिल जाए, लेकिन उनका काम बंद हो गया। बहुत सारे काम, हाथ से जो बेना डुलाया जाता था, बहुत सारी चीजें इस तरह की, जो बहुत सारे जो घरेलू, मैं आपको कुटीर उद्योग की बात नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जो बहुत ग्रामीण स्तर पर चीजें होती थी, वो खत्म हो गई, और आज उन लोगों के वहां खाने के लाले हैं, भोजन नहीं है उन लोगों के पास। प्रेमचंद इसको समझ रहे थे उस दौर में, गांधी जी भी इसको समझ रहे थे। आप में से जो तमाम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे, वो जानते होंगे ऐसी चीजों को जो बहुत तेजी से ये खत्म हुई हैं चीजें समाज में। प्रेमचंद की अर्थव्यवस्था में इन चीजों के लिए बहुत जगह थी, और यह जगह
जाति केंद्रित नहीं थी। यह जगह एक तरह से कह सकते हैं कि आज की भाषा में स्किल केंद्रित थी, कि जिनके पास यह स्किल है वो उससे अपना जीवन जी सकते थे। यह स्किल का मामला है प्रेमचंद के लिए, जाति का मामला नहीं है प्रेमचंद के लिए। वो उसका लगातार विरोध करते हैं, चीजों को जाति से नहीं तय करते प्रेमचंद कि किसी जाति के नाते उसको ये काम करना है। स्किल है, उस स्किल को बचाने की बात करते हैं प्रेमचंद। ये उनकी अर्थव्यवस्था के भीतर आने वाली चीज है। आज देखें हम लोग कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट की पढ़ाइयां और तमाम चीजें करते हैं और कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। कभी सोचें छोटे छोटे मैनेजमेंट के बारे में सोचें, किसानों के मैनेजमेंट के बारे में सोचें, गृहिणियों के मैनेजमेंट के बारे में सोचें। प्रेमचंद इस पर बात करते हैं। यह जो प्रबंधन है, गृह प्रबंधन है, अब तो इन पर कोर्स बन गए हैं, पाठ्यक्रम बन गए इन पर, हम विश्वविद्यालयों के लोग हैं। कृषि प्रबंधन, ये सब जो किसान कर रहे थे, जो महिलाएं कर रही थीं, प्रेमचंद इसके महत्व को रेखांकित करते हैं और बताते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये बड़ी चीज है। एक जो तमाम बार भारत में दुनिया भर में जो आर्थिक संकटों का दौर आया मित्रों, उन आर्थिक संकटों के बीच कई बार भारत अगर बचा तो इसी तरह के गृह प्रबंधन और कृषि प्रबंधन के नाते जो संचित धन कहीं घरों में था, तमाम चीजें थी, उनसे कई बार चीजें भारत में सहज हुई हैं, आसान हुई हैं। ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसको अगर आज की तारीख में कोई सोचे कि ये कोई बहुत पिछड़ी बात थी, तो नहीं। ये गृह प्रबंधन, ये कृषि प्रबंधन, ये इस तरह के बहुत सारे प्रबंधन प्रेमचंद के साहित्य में आपको इसके मतलब ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, ढेर सारी चीजें मिलेंगी और बहुत बारीक बारीक तथ्य मिलेंगे, इसके विवरण मिलेंगे इसके प्रेमचंद के वहां। ऐसा नहीं कि सिर्फ सूचना भर चली जाती है। और लगातार जब प्रेमचंद विचार करते हैं नहीं अपने बाद के दौर की कृतियों में, गोदान में तो बाकायदा मतलब एक तरह से देखें तो खन्ना वगैरह का जो पूरा चरित्र है, अब वो पूंजीवादी व्यक्ति का ही चरित्र है, उसको लेकर आते हैं अपने वहां। राय साहब जो है वो जमींदार हैं, सामंतवाद के प्रतीक के तौर पर हैं, तो जो ये व्यवस्था थी, सारी चीजें थी, वो वहां पर लगातार दिख रही थी। एक चीज और भी प्रेमचंद के वहां है। प्रेमचंद जो कई तरह के वैमनस्य देख रहे थे समाज के बीच भारत में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो आर्थिक कारणों को देखते और समझते हैं। उनको लगता है कि एक बड़ा कारण इस वैमनस्य के पीछे आर्थिक असमानता है, और वो कि कुछ लोग तो हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, सवा सेर गेहूं जैसी कहानी आपने पढ़ी होगी आप सबने, कि कैसे लगातार ये जो ब्याज का, जो कर्ज का मामला है, ये जो ब्याज का मामला है, कैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करके ये जो लोग हैं, इस तरह के व्यवस्था वाले जो ब्याज देने वाले लोग उस दौर में होते थे, कैसे वो लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करते थे किसानों का, मजदूरों का। इसको प्रेमचंद पहली बार हिंदी में डिकोड करते हैं, पहली बार इसे दर्ज करते हैं प्रेमचंद कि यह शोषण की जो व्यवस्था है, यह जो पूंजी की एक व्यवस्था है, यह बहुत नुकसानदेह है भारत के लिए, हमारे समाज के लिए। भारत माता की आत्मा इससे कराहती है, वो प्रसन्न नहीं होती। पिता ने कर्ज लिया, बेटा भी नौकर बना है, बेटे का बेटा भी नौकर बना है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक छोटा सा कर्ज मूलधन बना रह गया, ब्याज बढ़ता गया, आप देते रहिए, खत्म नहीं होता। लोन की एक नई व्यवस्था है जिसमें के हम सब लोग लाभार्थी और शिकार हैं, वह मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। हम सब लोग लोन लेते हैं, जितना लेते हैं उससे कई गुना
चुकाते हैं, लेकिन हमारे पास एक रेगुलर व्यवस्था है जिसमें ये चीज हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। लेकिन किसान के पास तो नहीं थी, वो तो पेट काट के ही दे सकता था। वो जो पूरा उस समय कर्ज की जो पूरी व्यवस्था थी, अगर उसको ठीक से समझना हो तो प्रेमचंद का साहित्य बहुत विश्वसनीय दस्तावेज है कि किस तरह से ये लोग पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे थे, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे थे। तो प्रेमचंद के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। कम से कम हिंदी लेखकों में वो अकेले हैं उस दौर में जो इसको हमारे सामने रखते हैं और बहुत विश्वसनीय ढंग से रखते हैं। बहुत उसके मतलब सभी जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सबको लेकर आते हैं और रखते हैं। तो ये एक और मतलब मसला है प्रेमचंद के वहाँ। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता था, कुछ चीज़ें कि कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक उस दौर में जब प्रेमचंद थे तो उस दौर में राव कृष्णपाल सिंह ने एक क्या कहते हैं प्रस्तुत किया था, एक अपना बिल प्रस्तुत किया था और उस पर प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था। उस दौर में किसानों का कर्जा नाम से एक निबंध लिखा था प्रेमचंद ने। उस निबंध में 5 बातें प्रेमचंद करते हैं। आप देखें कि प्रेमचंद कैसे समझते हैं उस पूरे दौर को और उनका जो उनकी जो आर्थिक समझ थी वो किस प्रकार की है। उचित मात्रा में लगान घटा दिया जाए, लगान माफी या किस्तबंदी का तरीका चलाया जाए, भूमि कर जमींदार की वास्तविक वसूली के हिसाब से लगाया जाए, न कि उसकी वसूली की संभावना पर। प्रेमचंद सिर्फ किस्सागो नहीं थे। प्रेमचंद एक मैं कह सकता हूं कि बड़े समाजशास्त्री थे, बड़े एक ऐसे विचारक थे जो समाज को बदलना चाहते थे। इसीलिए वो कह पाए, ये उनके कहने का निचोड़ था जो 1936 में उन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो चेतना जगाने का काम करता है। साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है, मनोरंजन करना उसका काम नहीं है और राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। यानी कि एक तरह से भले ही दर्शन न हो साहित्य, लेकिन साहित्य को वह दर्शन या विचार देना चाहिए जिसके आलोक में राजनीति का मार्ग प्रशस्त हो, राजनीति आगे बढ़े। ये प्रेमचंद कह रहे थे। उसी व्याख्यान में प्रेमचंद एक बात और भी कहते हैं, आध्यात्मिक शांति मिलनी चाहिए साहित्य से। और आध्यात्मिक शांति कब मिलती है? जब आपका वही धर्म अर्थ काम मोक्ष का मोर्चा पूरा हो। कोई भी एक मोर्चा अधूरा होगा तो आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। तो जब प्रेमचंद की व्याख्या करें तो इस ढंग से देखने की जरूरत होती है। दूसरी बात वो कहते हैं, नहर का रेट इतना घटा दिया जाए कि सबके लिए आब पासी सस्ती पड़े। आब पासी माने पानी लेना जो है वो सस्ता पड़े उनके लिए, वो एक चीज आ जाए। आजकल की तरह केवल अमीरों के लायक ही न हो। इतना कलेजा रहा होगा प्रेमचंद में, बहुत सहना पड़ा प्रेमचंद को उस दौर में। लोगों ने प्रेमचंद के खिलाफ उस दौर की बड़ी पत्रिकाओं में लिखा। इस की तरह का सोशल मीडिया होता तो लोग तो लठ लेके उनके पीछे पड़े थे। वो सब लोग पूरी योजना बना करके मतलब शायद और भी हताहत करते प्रेमचंद को। लेकिन उस दौर में लेख लिखे गए प्रेमचंद के और प्रेमचंद ने जवाब लिखा, क्या हम लोग वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? 3 निबंध हैं प्रेमचंद के, मित्रों जरूर पढ़िएगा आप लोग। क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? प्रेमचंद उस दौर में सवाल करते हैं कि आप लोग ये जो छोटी छोटी बातें करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी तो वह व्यक्ति है ना जो इस देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचे, खासकर वंचितों के बारे में सोचे, स्त्रियों के बारे में सोचे। यह विभाजन करके, जातियों की श्रेष्ठता तय करके आप नया भारत नहीं बना सकते। ये प्रेमचंद उस दौर में कह रहे थे। पढ़िए तीनों, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, इन निबंधों को पढ़िए। और जमींदारों को उनकी जिम्मेदारी सिखलानी चाहिए तथा जायज वसूली से अधिक वसूली करने की आज्ञा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। किसानों का मौजूदा कर्जा जहां तक हो काट दिया जाए और कानून बनाकर सूद की दर तय कर दी जाए, ब्याज की दर तय कर दी जाए। साहूकारों को बही खाता रखने के लिए बाध्य किया जाए।
तथा कि उन्हें केवल किसान को खरीद लेने के लिए रुपया देने से रोका जावे। यानी प्रेमचंद किस कदर समझ रहे थे अपने समाज को। और वही जो सवा सेर गेहूं का मैं उदाहरण दे रहा था, अगर आपने न पढ़ी हो तो जरूर पढ़िए उस कहानी को, कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बना लेते थे। आप थोड़ा सा अनाज देकर या थोड़ा सा रुपया कर्ज दे करके। सरकारी अफसरों को किसानों से नाजायज वसूली से रोका जावे, बड़े सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी की जावे और उससे रुपया बचाकर बहुत ही कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जावे। ये प्रेमचंद औपनिवेशिक कालखंड में बात कर रहे थे। ये सारी चीजें थी तब। आज की तरह के वेतन आयोग नहीं होते थे, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी गणित नहीं थी, लेकिन प्रेमचंद का दिमाग इन सब चीजों की ओर जा रहा था। एक मैं कह सकता हूं कि एक ठेठ भारतीय ग्रामीण अर्थशास्त्री की तरह प्रेमचंद ये बातें कर रहे थे। वो कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र पढ़कर नहीं आए थे। उन्होंने भारत के भी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या कहीं अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने गांव में रहते हुए जीवन से जो अर्थशास्त्र निकलता है उस अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी और उस पूरे कालखंड को समझ रहे थे और उस कालखंड को समझते हुए ये सारी बातें कर रहे थे। आप देखें, लगता है आपको कि किसी कथाकार की बात है? आपको लगेगा कि उस दौर के किसी आंदोलनकर्मी के का काम है ये, उस दौर के किसी विचारक का काम है ये। अगर सिर्फ आप हिस्सा में न दूं आपको कि प्रेमचंद ने लिखा है तो आप यही मानेंगे कि कोई उस दौर का व्यक्ति है जो लगातार किसान मुद्दों पर काम करता होगा या अर्थशास्त्री होगा, इस तरह का होगा, उसका काम है ये। तो लगातार प्रेमचंद छोटे कर्मचारियों की बात करते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, स्किल आधारित काम करने वाले लोगों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं और अंततः जब उन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं होगा तो जमींदारों के उन्मूलन की बात करते हैं। कहते हैं ना, इनकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। किसान अन्न उपजाता है, जनता के पास जाता है, सरकार है, इस बीच किसी और की जरूरत नहीं है साहब। ये बिचौलिए की क्या जरूरत है? खराब शब्द है लेकिन वो प्रयोग करते हैं उस दौर में। तो ये कई चीजें हैं और कई मतलब उपन्यासों के बीच से अगर मैं आपके लिए कुछ उद्धरण पढ़ूं तब भी एक और था कि कर्मभूमि जो उनका उपन्यास है उसमें भी लगानबंदी आंदोलन की बात करते हैं। तो मित्रों, इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मंदी आई थी। उस आर्थिक मंदी का एक तरह से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है इस उपन्यास में, जो लेकर के प्रेमचंद आते हैं कर्मभूमि में। और किसानों पर उसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा था, उस आर्थिक मंदी का। पूरी दुनिया में किसान उस आर्थिक मंदी के शिकार हुए थे। तो प्रेमचंद लेकर आते हैं और लगानबंदी की बात करते हैं और एक तरह से उसके आलोक में, उस लगानबंदी के आलोक में वो जो पूरा दमन चक्र है अंग्रेजों का भी और जमींदारों का भी, वो उसको प्रश्नांकित करते हैं, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जो होरी है ना, वो एक गीत गाता है गोदान उपन्यास में, हिया जरत रहत दिन रैन। जो आदमी अन्न उपजाता है, जिसके उपजाए अन्न को चाहे जिस भी भांति हम अपने तक ले आते हैं, खाते हैं, वह आदमी यह गाने के लिए विवश है कि हिया जरत रहत दिन रैन। चैन नहीं है उसके पास। स्त्रियों की बात सोचिए, गोस्वामी जी कह गए कि पराधीन सपने हो सुख नाही, कतविद सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। इससे महान पंक्ति स्त्री की पराधीनता पर किसी ने नहीं कही। तुलसीदास की और चाहे जिन कारणों से जितनी आलोचना कीजिए, लेकिन स्त्री की पराधीनता पर इससे मार्मिक पंक्तियां तो किसी ने नहीं कही कि कतविद सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता में, सपने में भी आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ भी लागू हो रहा था, किसानों पर भी उसी तरह लागू था, मजदूरों पर लागू था।
इसलिए जब प्रेमचंद स्वाधीनता की एक संकल्पना लेकर हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहली संकल्पना तो यही है कि हमारे भारत माता की स्वाधीनता, यानी कि एक उपनिवेशवाद से हमारी स्वाधीनता हो। जो दूसरी अवधारणा है वह जमींदारी उन्मूलन और जमींदारों से किसान की मुक्ति का मामला है, स्वाधीनता का मामला है। पितृसत्ता से स्त्रियों की स्वाधीनता का मामला है। जो जमींदारी और नई पूंजीवादी व्यवस्था है उससे मजदूरों की स्वाधीनता का मामला है। जो पूरी एक कह सकते हैं जाति श्रेष्ठता के क्रम को तोड़ते हुए जाति व्यवस्था से मुक्ति स्वाधीनता का मामला है। यानी प्रेमचंद की जो सामाजिक संकल्पना है, प्रेमचंद का जो अर्थशास्त्र है, वो उसके कई कई कोण हैं, कई कई दिशाएं हैं। हाँ, इसीलिए वो अपने मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी हमें बहुत करीब जान पड़ते हैं। अपरिचय नहीं लगता हमें। हाँ, लगता है जैसे कोई हमारी ही बात कर रहा है। थोड़ा पुरानी हो सकती है बात, लेकिन कई बातें तो बिल्कुल नई जान पड़ती हैं, कई बातें तो बिल्कुल आज की बातें लग पड़ती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। पानी लेने से रोक दिया जाता था उस दौर में, किसानों को लगान नहीं दे पाए तो तालाब का पानी रोक देते थे लोग, नहीं ले सकते किसान, नहीं उठा सकते पानी। ये सारी चीजें उस दौर में हैं प्रेमचंद के वहाँ। ये मैं कुछ उदाहरण आपको ये देना चाहता था ताकि ये चीजें आपके सामने आ जाएं और आप देखें। मैं कह रहा था कि बहुत तरह के जो वैमनस्य और बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हैं उस दौर में। उन्होंने जो तमाम दलित और स्त्री विषयक विचारों को लेकर के जो विचार किए, उन्हें भी बार बार देखने की ज़रूरत है, हो सकती है। उनके तमाम प्रसंगों पर बात हो सकती है। मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हों तो हम लोग उन पर बातचीत कर सकते हैं। सर।